इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम एक बार पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को समराइज करने के लिए मैंने इसका एक नाम रखा है, डाइस। डिस्टिल, आइडेंटिफाई, कैलकुलेट एंड एक्सप्लोर। सबसे पहले प्रॉब्लम की मेन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो। जैसे इस प्रॉब्लम में एलिवेटर की हाइट और उसकी एक्सेलरेशन, स्क्रू कब गिरना स्टार्ट हुआ, और साथ के साथ हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, किस ड्यूरेशन में कैलकुलेट करना है और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेट करना है। सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। एलिवेटर, स्क्रू और एलिवेटर की हाइट को लेबल कर लेते हैं। प्रॉब्लम के मेन इवेंट्स का एक रफ टाइमलाइन बना लेते हैं। t=0 पे स्क्रू और एलिवेटर मूव करना स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड बाद t=4 पे स्क्रू ढीला हो जाता है एंड स्टार्ट्स टू फॉल, और उसके कुछ टाइम t बाद, जो अभी हमें नहीं पता है, द स्क्रू हिट्स द फ्लोर। और अब सबसे क्रूशियल स्टेप। हर फिजिक्स प्रॉब्लम में एक ऐसा की आइडिया होता है जिसको आइडेंटिफाई करके मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख लेने से वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनता है। जैसे इस प्रॉब्लम का की आइडिया ये है कि फ्री फॉल तब खत्म होगा जब स्क्रू एलिवेटर के फ्लोर को हिट करेगा, यानी मैथमेटिकली स्पीकिंग, एट द एंड ऑफ फ्री फॉल द पोजीशन ऑफ द स्क्रू इज द सेम एज द पोजीशन ऑफ द फ्लोर। बस अब इस इक्वेशन के पीसेस असेंबल कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो ये रहा एलिवेटर और ये रहा इसकी सीलिंग पे स्क्रू। मोशन ठीक से दिखाई दे इसलिए बैकग्राउंड में एक ग्रिड और टाइम को ट्रैक करने के लिए एक क्लॉक लगा लेते हैं। t=0 पे स्क्रू और एलिवेटर दोनों का ही इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन 1 है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लॉक एंड एग्जैक्टली 4 सेकंड पे पॉज कर देते हैं। अब यहां से स्क्रू के फ्री फॉल की कहानी स्टार्ट होती है। स्क्रू और एलिवेटर के फ्लोर की पोजीशंस को ट्रैक करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रॉब्लम पे कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से लगा रहा हूं कि एक्स एक्सिस फ्लोर की करंट पोजीशन के साथ अलाइंड है और वाई एक्सिस वर्टिकल है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि इस समय यानी t=4 पे स्क्रू और एलिवेटर का स्पीड क्या है। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी विल यूज द इक्वेशन v=u+at। दोनों का इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 1 यानी +1 है, तो 4 सेकंड में दोनों का स्पीड ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है। ये कैलकुलेशन करने के लिए हमने मोशन को t=4 पे पॉज किया हुआ था। अब यहां से फिर मोशन को एक बार प्ले करते हैं। ओए होए, टू क्विक। रिवाइंड करके स्लो मोशन में देखते हैं। ठीक से देखा? अब एक लास्ट बार रिवाइंड करते हैं, और क्योंकि हमें स्क्रू और एलिवेटर के फ्लोर की पोजीशन में इंटरेस्ट है तो एलिवेटर की बॉडी को कर देते हैं गायब। तो फ्री फॉल के स्टार्टिंग में सारा डेटा लिख लेते हैं। स्क्रू की इनिशियल पोजीशन +5 है, स्क्रू की इनिशियल स्पीड +4 है और स्क्रू की एक्सेलरेशन -g है क्योंकि स्क्रू अब फ्री फॉल में है और ग्रेविटी नेगेटिव y डायरेक्शन में है। फ्लोर की इनिशियल y पोजीशन 0 है क्योंकि हमने x एक्सिस फ्लोर पे ही लगाया था। फ्लोर की इनिशियल स्पीड +4 है और फ्लोर की एक्सेलरेशन +1 ही है क्योंकि फ्लोर तो एलिवेटर के साथ ही जाएगा। तो स्क्रू की इनिशियल y पोजीशन मार्क कर देते हैं +5 और फ्लोर की इनिशियल y पोजीशन 0, और स्क्रू के सीलिंग से निकलने और फ्लोर को हिट करने के बीच की टाइम ड्यूरेशन को T बोल देते हैं। एक चीज और करते हैं, हमारा क्लॉक जो अभी t=4 पे पॉज्ड है उसको रीसेट करके 0 कर देते हैं। ऐसा करने से यह होगा कि फ्री फॉल के एंड पे क्लॉक जो भी टाइम दिखा रहा होगा वही फ्री फॉल का ड्यूरेशन t होगा। अच्छा, बाय द वे, दिस क्लॉक इज जस्ट एन एनिमेशन। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम किसी क्लॉक से t की वैल्यू नहीं देख रहे हैं। वी विल एक्चुअली कैलकुलेट t। लेट्स स्टार्ट द क्लॉक अगेन। स्क्रू उछला ऊपर, गिरा नीचे एंड बैंग, हिट्स द फ्लोर। फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर और स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो फ्री फॉल के एंड पे स्क्रू हिट्स द फ्लोर और हमारा की आइडिया ये था that the y position of the screw equals the y position of the floor at the end of free fall. Now the y position at the end of free fall is the y position at the start of free fall plus the displacement during the free fall for both screw and floor. So screw starting position +5 plus screw displacement equals floor starting position 0 plus floor displacement. अब हमें चाहिए स्क्रू और फ्लोर का फ्री फॉल के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट्स हुआ है उसके लिए एक्सप्रेशंस।
ये लिखने के लिए वी विल यूज स्क्रू और फ्लोर का फ्री फॉल के स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड्स और फ्री फॉल के दौरान जो उनका एक्सेलरेशंस था। तो लिख लेते हैं, स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यूजिंग ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस 4t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर, यानी 4t माइनस 5t स्क्वायर। सिमिलरली फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यूजिंग द सेम इक्वेशन प्लस 4t प्लस हाफ प्लस 1t स्क्वायर। और अब ये दोनों एक्सप्रेशंस को हमारे मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और t के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके t का वैल्यू आ गया 0.95 सेकेंड्स। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द फ्री फॉल। बट हमको स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, तो ये जो t का वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया है इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्क्रू के डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में, और सॉल्व करने के बाद हमें स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट मिलता है -0.745 मीटर्स। ये ऑब्वियसली नेगेटिव है क्योंकि स्क्रू अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से नीचे पहुंच गया है। एंड दैट्स आवर फर्स्ट आंसर। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर रिवाइंड करते हैं और थोड़ा क्लोजली देखते हैं। स्क्रू पहले ऊपर उछलता है और एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, तो पहले वो ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस कवर करता है, फिर वापस नीचे गिर के स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचता है, तो फिर से उतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर करता है, और लास्ट में बाकी डिस्टेंस गिर के फ्लोर को हिट करता है। और ये डिस्टेंस स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 3 डिस्टेंसेस को ऐड करने से स्क्रू का टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा। लेट्स डू इट। अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला u²/2g, जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका मैक्सिमम हाइट आएगा 0.8 मीटर्स। तो स्क्रू का टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट प्लस एडिशनल डिस्प्लेसमेंट फ्लोर तक पहुंचने के लिए। डिस्प्लेसमेंट वैसे नेगेटिव था, लेकिन हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड प्लस 0.745 यूज करेंगे, और ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए एलिवेटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं मोशन कैसा दिखता है। अब ग्राउंड फ्रेम से देखने पे स्क्रू ऊपर उछल के नीचे गिरा था, बट एलिवेटर के अंदर से ये मोशन ऐसा नहीं दिखता है। एलिवेटर के अंदर से कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड मोशन जैसा दिखता है, एग्जैक्टली लाइक अ सिंपल फ्री फॉल। एलिवेटर के फ्रेम में स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 5 मीटर्स है। तो एलिवेटर फ्रेम में स्क्रू का इनिशियल स्पीड स्क्रू का ग्राउंड फ्रेम इनिशियल स्पीड माइनस एलिवेटर का ग्राउंड फ्रेम इनिशियल स्पीड है। क्योंकि दोनों +4 हैं, इसलिए स्क्रू का एलिवेटर फ्रेम में इनिशियल स्पीड 0 है, यानी स्क्रू एलिवेटर में रेस्ट से गिरना स्टार्ट करता है। स्क्रू का एलिवेटर के फ्रेम में एक्सेलरेशन स्क्रू का ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेशन माइनस एलिवेटर का ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेशन है, यानी -10 माइनस +1 विच इज -11। इट इज एज इफ एलिवेटर के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ही 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। एंड फाइनली एलिवेटर के अंदर स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर्स है, क्योंकि स्क्रू सीलिंग से निकलता है और 5 मीटर नीचे गिर के फ्लोर को हिट करता है। तो स्क्रू का एलिवेटर फ्रेम में इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हम s = ut + हाफ at स्क्वायर से रिलेट कर सकते हैं। एंड नेचुरली एलिवेटर फ्रेम में सॉल्व करने पर भी फ्री फॉल का ड्यूरेशन t 0.95 सेकेंड्स ही आता है। हमारे प्रॉब्लम में तो स्क्रू t = 4 पे ढीला हुआ, लेकिन एक रिमार्केबल बात यह है कि फ्री फॉल ड्यूरेशन t की कैलकुलेशन के लिए ये मैटर ही नहीं करता कि स्क्रू एग्जैक्टली किस समय ढीला हुआ। एलिवेटर के फ्रेम में उसका इनिशियल स्पीड 0, उसकी एक्सेलरेशन -11 और उसका डिस्प्लेसमेंट -5 ही होगा। तो स्क्रू चाहे कभी भी ढीला होके गिरे, फ्री फॉल का ड्यूरेशन का सेम ही वैल्यू आएगा। एक और बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में और एलिवेटर फ्रेम में अलग अलग है, लेकिन फ्री फॉल का ड्यूरेशन दोनों ही फ्रेम में सेम है। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम का पैसेज फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है। अब एक ऊपर फेंका हुआ ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में u/g टाइम लगता है, और ऊपर जाके नीचे आने में 2u/g टाइम लगता है, और 2u/g से ज्यादा टाइम में
वो राउंड ट्रिप मार के स्टार्टिंग पोजीशन से भी नीचे पहुंच गया होगा। जितना ज़्यादा स्पीड से स्क्रू ऊपर उछलेगा उतना ही टाइम उसे ऊपर पहुंचने और नीचे उतरने में लगेगा। तो ये u/g और 2u/g को अगर हम फ्री फॉल की ड्यूरेशन 0.95 सेकेंड से कंपेयर कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि फ्लोर स्क्रू को उसके जर्नी के कौन से सेगमेंट में हिट करता है। फॉर इंस्टेंस अगर 0.95 u/g से भी कम है तो स्क्रू के पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का भी टाइम नहीं है बिफोर द फ्लोर हिट्स द स्क्रू। 0.95 लेस देन u/g का मतलब है कि u ग्रेटर देन 9.5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब एलिवेटर के स्टार्ट होने के 9.5 सेकेंड्स बाद किसी टाइम पे अगर स्क्रू ढीला हुआ तो फ्लोर उसको उसके अपवर्ड जर्नी में ही हिट कर देगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यह है कि 0.95 u/g से तो बड़ा है मगर 2u/g से छोटा है, विच मीन स्क्रू मैक्सिमम हाइट पहुंच के नीचे उतर रहा था लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन पहुंचने से पहले फ्लोर उसको हिट कर दिया। इस कंडीशन से u का रेंज आता है u ग्रेटर देन 4.75 बट लेस देन 9.5। फॉर एग्जांपल 6। लास्टली अगर 0.95 2u/g से भी ज्यादा हो तो स्क्रू के पास इतना टाइम होता कि वो मैक्सिमम हाइट जाके और वापस आ चुका होता और स्टार्टिंग पोजीशन से भी नीचे जा रहा होता। 0.95 ग्रेटर देन 2u/g का मतलब है u लेस देन 4.75। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो इस टेरिटरी में था।